हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हमको 2-3 पार्ट्स में इन्हें पढ़ना पड़ेगा। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन पूरा किया था, मिरर फार्मूला पूरा किया था। मिरर फार्मूले तक हमने पढ़ लिया था कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लिया था। अब हम इसको आगे देखते हैं। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है? The change of direction of light passing from one transparent medium to another। क्या होता है जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के क्या कारण होते हैं। कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इंटर्स वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन इसीलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है। लाइट की स्पीड होती है वह एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चेंज हो जाती है, इसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह क्या होती है हमारी 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। क्या होता है, स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो ऊपर दिखाई देता है। उसका जो तल होता है वो हमेशा हम देखते हैं तो ऊपर का ऊपर हमें दिखाई देता है। किसी भी तालाब में देख लेना या किसी में भी क्या करते हैं, जो बॉटम होता है उसका तल होता है वो हमें पानी में ऊपर दिखाई देता है। ये क्या इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन के। The pencil partially immersed in water appears to be bent at the surface of water and air। क्या होता है जब कोई पेंसिल आधे पानी में डूबी होती है तो हमें वाटर एंड एयर के जो सरफेस पर हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब जो वाटर का सरफेस रहता है, ये एयर का सरफेस होता है, तो जो पेंसिल होती है वो नीचे से हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल आप खुद भी अपने घर कर सकते हैं। देखना कि एक किसी में ग्लास में या फिर कहीं में पानी लेना सरफेस पर और उसमें पेंसिल डाल के देखना, तो जो पेंसिल होती है वो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स अ बिगर। कांच के ग्लास में जब हम लेमन डाल दें तो क्या होता है, वह बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। कांच के ग्लास में कोई भी छोटी सी वस्तु डाल के देखते हैं और बाहर से अगर देखते हैं तो क्या होता है, वो जो वस्तु होती है या लेमन होता है ये क्या करता है, बड़ा दिखाई देता है। ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेस्ड व्हेन सी थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर कोई बुक पर हम ग्लास रख दे या ग्लास सेप रख देते हैं तो जो लेटर्स होते हैं वो हमको बड़े दिखाई देते हैं। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्योरी। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेटर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये सब क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो PQRS है, देखो ये यहाँ से देखते हैं, ये PQRS ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है। यहाँ पर ग्लास मीडियम है। N और N1 ये जो बीच वाली लाइन होती है हमारी, इसमें ये N और ये N1 ये दोनों क्या होता है, नॉर्मल लाइन होती है। उसके बाद जो आई होता है वह इंसिडेंट लाइन्स होती है। इसकी हमारी इंसिडेंट लाइन होती है यहाँ पर आई, ये वाली जो लाइन होती है ये इंसिडेंट लाइन होती है। एयर के मीडियम से ग्लास मीडियम में इंटर करती है तो यह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। मतलब देखो ये यहाँ से एयर के मीडियम में, तो ये क्या करती है, नॉर्मल मीडियम की तरफ मुड़ जाती है ऐसे करके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास शेप से एयर मीडियम में मुड़ जाती है, जो R2 एंगल्स बनाती है। यहाँ पर देखो ये एक एंगल्स ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर R2 एंगल्स बनाती है। और रिफ्रैक्शन रेयर होता है तो हमें क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, PQRS जो होता है वो एक स्लैब के रूप में दे रखा है। N1 N2 नॉर्मल लाइन होती है। ये N1 N2 जो लाइन होती है ये नॉर्मल लाइन होती है। इसमें R रिफ्रैक्शन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के नियम कौन कौन से होते हैं देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स आर लाई ऑन द सेम प्लेन। हमारी जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल रे होती है, ये तीनों क्या करती है, सेम प्लेन में होना चाहिए। तीनों एक ही प्लेन में और सेम प्लेन में होना चाहिए। अब देखते हैं स्नेल्स लॉ। जो स्नेल्स लॉ होता है वो बहुत IMP टॉपिक होता है। इस पर हमेशा एक क्वेश्चन बनता है स्नेल्स लॉ पर, इसलिए स्नेल्स लॉ आप अच्छे से करें।
द रेशियो ऑफ सीन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हम किसी एक कलर की लाइट दी जाती है, अगर हमें किसी एक कलर की लाइट दी जाती है तो क्या होता है, एक मीडियम का पेयर दे तो क्या होता है, मीडियम 1 और 2 में गिवन कलर लाइट दी गई है तो यह मीडियम क्या करता है, 1 और 2 में चेंज होती है। तो यह जो एंगल आई और आर का रेशियो निकालते हैं, यहाँ पर जो आई और आर का रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो क्या होता है कि अगर ये हमको एक मीडियम दे रखा है, इसमें एक मीडियम M1 और M2, तो अगर जो इंसिडेंट लाइन होती है वह यहाँ से निकल के रिफ्रैक्शन तक जाती है तो ये यहाँ पर इंसिडेंट लाइट हो गई, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, ये नॉर्मल रे होती है। तो ये जो वाला एंगल होता है ये आई होता है और जो नीचे वाला एंगल होता है इसको हम आर एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम देखते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। हमें कोई भी दो मीडियम दे रखे हैं तो दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है उसके रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर दे रखा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट और वेलोसिटी लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो वेलोसिटी लाइट फर्स्ट की v1 और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2 की v2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जो मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड में जो लाइट होती है उसका जो रेशियो होता है, यहाँ पर मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फॉर्मूले से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 का कितना रिस्पेक्ट v2 मीडियम से है, v1 और v2 का जो मीडियम होता है इसका। अब देखते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। किसी भी मीडियम का वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में जो मीडियम होता है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितने टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम n इज इक्वल टू सी अपॉन वी से भी डिनोट कर सकते हैं। c यहाँ पर होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जो v होता है वह अनदर मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाईएस्ट क्या होता है, 2.42। अब हम देखते हैं टाइप्स। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा यहाँ ऑप्टिकल डेंजर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टर्म्स आती है। तो पहला क्या हो गया यहाँ पर ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दो मीडियम में से किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंजर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें कोई भी दो मीडियम दे रखे हैं, दोनों मीडियम में से किसी एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होती है तो उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। ये हो गया हमारे दो मीडियम। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टर्म्स थी हमारी, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम जिसमें क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम इसमें क्या होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। अब हम देखते हैं हम आगे स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन में कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। थिन फ्रॉम अ कॉर्नर्स। क्या करते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कॉर्नर से पतला एवं बीच में मोटा होता है। देखो ये यहाँ पर ड्रॉ में दिखाई भी गई है। थिक एट सेंटर, इसे क्या करते हैं ये सेंटर से थिक होता है और कॉर्नर से पतला होता है, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स। कॉन्केव लेंस बीच से पतला और कॉर्नर से मोटा होता है और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमारे स्फेरिकल लेंस थे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसमें आगे आता है हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के जो रूल होते हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।